नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। 5 टॉपिक लाते हैं, प्रश्न तैयार करते हैं, उसका समाधान भी करते हैं मिलकर। एपिसोड 41 तक पहुंच चुके हैं। इसमें सीधे पहले प्रश्न पर चलते हैं और अंत में एक प्रश्न आपके लिए भी होगा जिसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके दे रहे हैं। मैं लगातार देख रहा हूं कि आप में से अधिकांशतः लोग जो है सही जवाब दे रहे हैं। इसमें और थोड़ा सा बढ़ाइए अपनी योगदान को, सभी लोग जवाब दीजिए ताकि ज्यादा अच्छा लगेगा, आपकी तैयारी भी उससे पुख्ता हो पाएगी। चलिए अब सीधे पहले टॉपिक पर चलते हैं। क्या है? स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी काफी चर्चा में रहा है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसके संदर्भ में सबसे पहले हम कुछ चीजें समझेंगे। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी क्या होता है और यहाँ पर इसी से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं। कहा गया है कि सही कौन है यह देखना है और कौन सा कथन है। 2 कथन यहाँ आपको लिखा हुआ दिख रहा है। क्या कहता है? पहला समझते हैं और कीवर्ड निकालते हैं। यह मोटर न्यूरॉन्स को प्रभावित करने वाली एक आनुवांशिक स्थिति है। जेनेटिक को लेकर के बात किया जा रहा है, हम देखेंगे। यह सर्वाइकल मोटर न्यूरॉन्स जीन यानी कि SMN1 ठीक है में उत्परिवर्तन के कारण होती है। ये 2 कीवर्ड हमारे पास अब उपलब्ध हो गया। ठीक है, अब इसके विषय में सबसे पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी होता क्या है ना। देखिए, यह जो मोटर न्यूरॉन्स को प्रभावित करने वाला एक वंशानुगत बीमारियों का आप कह सकते हैं कि ग्रुप होता है, समूह होता है, मोटर न्यूरॉन्स को प्रभावित करता है। अब एक प्रश्न आपके दिमाग में यह आएगा कि आप यह बता दो कि फिर मोटर न्यूरॉन्स क्या होता है। अब मोटर न्यूरॉन्स को समझिए ऐसे कि यह मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में विशेष जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है, जो कि जैसे कि हमारे हाथ में, चेहरे पर, पैर में, छाती, गला, जीभ, इन सभी को नियंत्रित करने का काम करती है। लक्षण क्या होता है? श्वसन संक्रमण की बात करेंगे, मांसपेशियों में संकुचन का जो अनुभव आपको देखने को मिलेगा, है ना। अब ये होता बहुत कम लोगों में है। अगर इसकी आप देखेंगे रेट देखेंगे तो जीवित जन्म वाले में अगर 10,000 शिशुओं में तो 1 में किसी में देखा जाएगा। लेकिन यह बहुत ही चर्चा में रहा है, इसीलिए हम लोग को इसको सही से पढ़ लेना है। अब यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है, यह मोटर न्यूरॉन्स को प्रभावित करने वाली क्या एक आनुवांशिक स्थिति है। हमने देखा कि हाँ, ये आनुवांशिक स्थिति है, ये हो गया। और हमने मोटर न्यूरॉन्स भी आपको समझा दिया था कि किस तरह से मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में विशेष तंत्रिका कोशिकाएं जो होती है उसको गति प्रदान करने का काम करता है। ये सर्वाइकल मोटर न्यूरॉन्स जीन में उत्परिवर्तन के कारण होती है। ये स्टेटमेंट सही है। तो यहां पर आया कि भाई कितने स्टेटमेंट सही है, कौन से कथन सही है। तो सही में देखेंगे तो दोनों सही हो गए, 1 और 2 दोनों। तो सी विकल्प के साथ हम लोग चलेंगे कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है। दूसरे प्रश्न पर आ जाते हैं। हाल ही में एक्सेस नाउ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट शटडाउन के मामलों में, है ना, शीर्ष देशों का सही क्रम कौन सा है। एक्सेस नाउ ने एक रिपोर्ट जारी किया है, इसको लेकर के कहा गया है। देखिए, ये जो पैटर्न है यूपीएससी का आजकल देखेंगे तो एक फेवरेट पैटर्न होने लगा है, इसीलिए इस पैटर्न को सही से समझ लीजिए, क्योंकि यहां से प्रश्न आ सकते हैं और अगर आता है तो फिर आपको डील कैसे करना है। एक्सेस नाउ की यहां पर बात की गई है, तो डिजिटल अधिकार संगठन है एक्सेस नाउ, उसने वैश्विक स्तर पर इंटरनेट शटडाउन के लिए एक रिपोर्ट जारी किया है। उस रिपोर्ट के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले गए। निष्कर्ष क्या है? पिछले वर्ष को लेकर के काम किया गया है और पिछले वर्ष जो है 54 देशों को लेकर के ये स्टडी किया गया है। 54 देशों में देखा गया है कि 296 से अधिक सरकारी स्तर पर इंटरनेट शटडाउन हुए। एक इंटरनेट शटडाउन हो सकता है तकनीकी वजह से, वो अलग मामला है, ठीक है। लेकिन यहां शब्द मैंने क्या इस्तेमाल किया कि ये जो 54 देश है और इसमें देखा गया एक वर्ष के अंतर्गत 296 से अधिक बार क्या सरकारी स्तर पर, यानी कि सरकार के द्वारा जो है इंटरनेट शटडाउन किया गया। कोई भी वजह हो सकता है, सरकार चाह रही हो कि कहीं अफवाह फैल सकता है, हंगामा हो सकता है, इस वजह से शटडाउन करने की स्थिति आ गया हो, तो ये सब हो सकता है। अब यहां पर ये जो 296 यहां पर लिखा हुआ है ना, ये जो 296 बार हुआ है, इसमें 202 बार कहा गया है कि जो एशिया प्रशांत क्षेत्र है वहां पर देखने को मिला है। 202 बार कहां पर? एशिया प्रशांत क्षेत्रों के। और ये जो 54 देश हैं, ये 202 बार जो हुआ है ये केवल 11 देशों में हुआ है और ये 11 देश एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों की स्थिति है। भारत के संदर्भ में आप जानना चाहेंगे सबसे पहले, तो देखिए भारत की स्थिति भी बहुत अच्छी इसमें नहीं बताई गई है और कहा गया है कि भारत में जो शटडाउन की स्थिति हुआ है वह 84 बार इंटरनेट बंद हुआ है।
तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे 296 के हिसाब से तकरीबन अगर आप परसेंटेज निकालेंगे ना, तो ये भारत का हिस्सेदारी जो इंटरनेट शटडाउन में देखेंगे ओवरऑल, वो आपको 28% के आसपास आएगा। तो वर्ष 2024 में सबसे अधिक इंटरनेट शटडाउन करने वाले शीर्ष 10 देश के विषय में आपको जान लेना चाहिए, क्योंकि यहां से प्रश्न आ सकता है। पहले नंबर पे आएगा म्यांमार, जो मैं बोलते चलता हूं आप लिखते चलिए, है ना, हालांकि इसमें है 3-4 विकल्प के आधार पर, तो वो हो जाएगा। पहले नंबर पे म्यांमार है, तो म्यांमार यहां आ गया पहले नंबर पे। चलिए दूसरे नंबर पे भारत की स्थिति आता है। भारत में क्या है, 84 बार हुआ है, ये मैंने आपको बता दिया। यानी कि म्यांमार में जो है इससे ज्यादा होगा, कितना, तो एक केवल ज्यादा है, वह 85 बार। पाकिस्तान जो है तीसरे नंबर पर है भारत के बाद, 21 बार वहां पर इंटरनेट शटडाउन हुआ है। आप कहेंगे जी पाकिस्तान में केवल 21 बार हुआ है, इसकी वजह भी तो है कि पाकिस्तान में हर जगह इंटरनेट उपलब्ध ही नहीं है। तो जब है ही नहीं तो शटडाउन क्या करोगे, बंद किसको करोगे, होना तो चाहिए भाई। तो ये पाकिस्तान के हुआ है। रसिया उसके बाद आता है, तो रसिया ये चौथे नंबर पर। यानी कि अगर ये जो देखेंगे चेन, ये सही है, बी के साथ आपको जाना पड़ेगा। रूस के बाद आपको यूक्रेन की स्थिति आएगा, क्योंकि रूस यूक्रेन साथ आएगा, युद्ध चल रहा है। फिलिस्तीन की स्थिति आएगा, फिलिस्तीन आपको ध्यान होगा कि वहां पर भी अभी जो है मामला फंसा हुआ हमास वाला। और बांग्लादेश में भी, बांग्लादेश में किस तरह से जो है उपद्रव चल रहा है 5 अगस्त 2024 से, ये आप ध्यान रखेंगे। इराक उसमें इन्वॉल्व होगा, जॉर्डन, सूडान, यहां भी इन सब तमाम जगहों पर जो है गृह युद्ध की स्थिति बना हुआ है। तो देखेंगे तमाम ऐसे देश हैं जहां पर इंटरनल प्रॉब्लम किसी न किसी सिक्योरिटी को लेकर के रहा है, वहां पर इंटरनेट शटडाउन की स्थिति ज्यादा होता है। तो ये बी विकल्प के साथ आपको चलना है। लेकिन जो इतनी सारी बातें मैंने कहा है उसको आप ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न आ सकता है। ब्लैक प्लास्टिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्लैक प्लास्टिक इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ठीक है, 3 स्टार डाल लीजिए इसको। अब यहां पर कहा गया है कौन से कथन जो है सही है। 3 कथन है, सबसे पहले कथन देख लेते हैं और फिर कीवर्ड निकालने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जो है हम लोग उसके प्रश्न का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। पहला क्या कहता है, इसका निर्माण प्रायः पुनर्चक्रित इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट से किया जाता है। तो चलिए पहले तो ये घबराना नहीं है, शब्दों में जाकर के बहुत परेशान नहीं होना है कि पता नहीं क्या पूछ लिया, देखेंगे आराम से। इसमें बीपीए और फैथलेट्स जैसे रसायन पाए जाते हैं। क्या ये 2 केमिकल्स जो है ब्लैक प्लास्टिक्स में है? ओके, देखेंगे। यह अन्य प्लास्टिक की तुलना में आसानी से रिसाइकल हो जाता है क्या, यह भी देखना पड़ेगा कि क्या अन्य प्लास्टिक की तुलना में इस तरह की स्थिति होता है। अब ब्लैक प्लास्टिक को सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। कीवर्ड हमने निकाल लिया है, प्रश्न बाद में देख लेंगे। देखिए यह प्लास्टिक का एक प्रकार होता है। अब जाहिर सी बात है, नाम ही है ब्लैक प्लास्टिक, तो इतनी बात तो समझ में आ गया कि प्लास्टिक का ही एक यह प्रकार के तौर पर होगा, जिसे देखेंगे प्रायः कंप्यूटर, टीवी, अन्य उपकरणों जैसे पुनर्चक्रित इलेक्ट्रॉनिक्स कचरे जो हैं उससे बनाया जाता है। तो यह प्रश्न आ सकता है कि ब्लैक प्लास्टिक होता क्या है। तो स्टेटमेंट आएगा तो आपको बताना है कि भाई एक प्रकार हो जाता है अगर ऐसा रहता है, और किससे तैयार होता है। तो जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करते हैं, जैसे जो कंप्यूटर आप यूज करते हैं, टीवी यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, बहुत सारे आजकल तो हम लोग डिवाइस से घिरे होते हैं। तो जितना ये, इसको क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रॉनिक कचरा कहेंगे ना, इलेक्ट्रॉनिक गार्बेजेस। तो इससे, इस कचरे से ही ये बनाया जाता है। पहली बात तो ये समझ गए। ब्लैक प्लास्टिक का उपयोग देखेंगे तो रोजमर्रा की कई वस्तुओं में किया जाता है, जैसे कि आप देखेंगे खाद्य कंटेनर के लिए, बर्तन के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है, पैकेजिंग में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये चीज अगर पूछे तो आपको ध्यान में रहना चाहिए। और रिसाइकिल को लेकर के यहाँ स्टेटमेंट भी तो था कि क्या रिसाइकिल हो सकता है अन्य प्लास्टिक की तुलना में। अब इस बात को समझ लीजिए, जब ब्लैक प्लास्टिक के रिसाइकिल की बात आता है तो ये आसान काम नहीं है, यह अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि होगा नहीं, लेकिन प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स है। रिसाइकिल बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि रिसाइकिल संयंत्रों में जो उपयोग किए जाने वाले सेंसर होते हैं, वो सेंसर इन्हें पहचान नहीं पाते, जिससे यह पुनर्चक्रण प्रक्रिया यानी कि रिसाइकिल में बाधा डालते हैं। ये मामला समझ में आ गया। तो एक तो आपको जवाब मिल गया होगा कि भैया ये गलत हो गया, आप यहां पर निकल जाओ। और पुनर्चक्रित इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट समझ में, कितना भारी भरकम टॉप एकदम लिख दिया है, लेकिन मामला कितना हमें समझ में आ गया कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स जो सामान होते हैं हमारे, जो टीवी, रेडियो, ये सब जो आजकल हम लोग करते हैं, उसका कचरा जो हो जाता है, वो अपशिष्ट जो होता है, उस अपशिष्ट से तैयार किया जाता है। इतनी सी बात था, तो हमने कहा कि ये बात सही है, तो ये सही हो गया। अब मैंने कहा था ना कि इससे घबराना नहीं है, देख लेंगे हम लोग। अब इस पे सोचते हैं, ये जो बीच वाला रह गया, इसमें बीपीए और फैथलेट्स जैसे क्या केमिकल्स इसमें होते हैं। निश्चित तौर पर ये केमिकल्स इसमें पाए जाते हैं। इससे क्या होता है, जैसे कि
ये बाधा भी करता है। अगर आपके बॉडी में पहुंच जाता है, जो रसायन होता है अंतःस्रावी तंत्र को प्रभावित कर देता है, जिससे मोटापा हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, प्रजनन संबंधी समस्याएं भी लोगों में देखा जाता है। तो ये चीजें यहां पर आपको ये देखना है कि ये रसायन इसमें शामिल होता है। यानी कि पहला और दूसरा सही है और तीसरा गलत हो गया। तो दो स्टेटमेंट सही है। तो पूछा गया कौन सा कथन सही है, पहला और दूसरा किधर है, पहला और दूसरा ए विकल्प के साथ हमें यहां पर चलना है। ये बातें समझ में आ गया। मैंने फिर से कहा ब्लैक प्लास्टिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान में रखिएगा। हाल ही में प्रवासी पक्षी ब्लू चिक्ड बी ईटर का पहला प्रजनन स्थल भारत के किस राज्य में खोजा गया? बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको आप 5 स्टार ही लगा दो। जो भी टॉपिक एनवायरनमेंट से संबंधित होगा उसको थोड़ा सा ढंग से पढ़ना है। देखिए, हाल ही में प्रायद्वीपीय भारत में स्थिति देखने को मिला है। प्रायद्वीपीय भारत समझते हैं ना, ये जो साउथ वाला हिस्सा अपना पड़ जाता है, 5-6 राज्य जो है, जो 3 हिस्से से, इधर जो है अरब की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी और यहाँ पर हिंद महासागर, 3 हिस्से से पानी से घिरा हुआ है, इसको हम लोग प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत में ब्लू चिक्ड बी ईटर जो है, इसका प्रजनन स्थल जो है पहली बार खोजा गया, जो भारत में हुआ, वह कहां पर हुआ है? तमिलनाडु में। ये ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु के एक जगह है मानाकुड़ी मैग्रोव, वहां के पास जो है आंधी विलई के मैदान में खोजा गया है। तो तमिलनाडु इसका सही जवाब होगा। और इसका जो प्रजनन देखेंगे मुख्य रूप से नील नदी डेल्टा, पाकिस्तान एवं ईरान के क्षेत्रों में देखा गया है, जबकि इसके शीतकालीन आवास के रूप में देखेंगे तो वो अफ्रीका के कुछ हिस्से में देखा गया है। भारत में पहली बार जो है प्रजनन केंद्र पाया गया है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु बस आपको ध्यान रखना है। अब ये टॉपिक आते हैं, ये भी चर्चा में रहा है, सरस आजीविका मेला 2025। ये क्यों चर्चा में रहा है, इसकी मैं आपको बताऊंगा, तब समझ जाएंगे कि ये ज्यादा जरूरी हो जाएगा। यहां कहा गया है कथनों पर विचार कीजिए, सही है कौन सा। ठीक है, अब देखते हैं। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, तो पहला तो यहां पर नोडल एजेंसी को लेकर के बात कर दिया गया, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान के सहयोग से संचालित किया जाता है। तो ये चीजें हो गया एक कीवर्ड। वर्ष 2025 के लिए ध्यान देना है, वर्ष 2025 के लिए इस आयोजन की थीम क्या रखा गया है? लखपति दीदी की निर्यात क्षमता का विकास। ठीक है, यानी कि निर्यात क्षमता को कुल मिलाकर के बढ़ाना इसका उद्देश्य रखा गया है। अब यहां पर समझिए, मैंने क्या कहा था, सरस आजीविका मेला 2025, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि यहां एक शब्द है लखपति दीदी। ठीक है, और ये लखपति दीदी काफी चर्चा में रहा है, इस वजह से ध्यान रखना है कि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब सबसे पहले सरस आजीविका मेला 2025 के विषय में समझ लेते हैं। 21 फरवरी से 10 मार्च तक सरस आजीविका मेला 2025 का आयोजन होगा। आयोजन कहाँ होगा? नोएडा में। नोएडा के शिल्प हाट जो है वहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, 21 फरवरी से शुरू हो चुका है अब ये। उद्देश्य क्या है कि जो ग्रामीण कारीगर हैं, शिल्पकार हैं, उनकी आजीविका और समावेशी विकास को बढ़ावा देने में इन सब चीजों से मदद मिल पाएगा। और आयोजक कौन है? अब मैंने क्या कहा, ग्रामीण कारोबारी है ना, जो कारीगर है, शिल्पकार है। तो जाहिर सी बात है ग्रामीण विकास मंत्रालय होगा ना, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय। और जो इसके द्वारा जो यहां पर कहा गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, तो जाहिर सी बात है आप कॉमन सेंस लगा के समझ सकते हैं। ये स्टेटमेंट सही हो गया है ना, इतना हम पकड़ चुके हैं। अब यहां पर थीम को लेकर के बात किया गया, और थीम 2025 के लिए जो अभी आयोजन चल रहा है उसमें थीम यही है, लखपति दीदी की निर्यात क्षमता का विकास। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। ये दूसरा भी है, सही हो गया। दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर सही हो गया। विकल्प में हमसे पूछा गया था कौन सा, सी विकल्प के साथ 1 और 2 जो है दोनों ही सही हुआ पांचवें का। और आज के लिए आपके लिए जो प्रश्न है जिसका जवाब आप देंगे कमेंट बॉक्स में, ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? जौ, चावल, चना, गेहूं। कुल मिलाकर के ऋग्वेद में यव को किस नाम से जाना जाता है, उसका क्या मतलब है, इस 4 में से क्या है, यह आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। अच्छे से तैयारी करते रहिए, करंट अफेयर्स का अच्छे से रिवीजन करिए। प्रीलिम्स पास करने में करंट अफेयर्स का बहुत ज्यादा योगदान होता है। तो शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही। आपकी हमारी मुलाकात अगले सेशन में होगा। अपना बेहद ध्यान रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।